Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today we are going to discuss about one more clinical disease which is more important with respect to amino acid metabolism. That is phenylketonuria. Phenylketonuria is one of the amino acid metabolism disorders. अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पर हम पहले जो 2 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने अच्छी तरह समझ लिया तो ये समझने में अंदर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और बड़ा ईज़िली आपको ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो डिज़ीज़ को हम क्लासीफाई करेंगे कुछ हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका काज क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि डिज़ीज़ किस तरह होती है। फिर उस मैकेनिज़्म से हम उसके साइन एंड सिम्टम्स जनरेट करेंगे। फिर इसकी डायग्नोसिस किस तरह होती है और एंड में इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है। तो सबसे पहले कोई भी डिज़ीज़ अगर आपने डिस्कस करनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका काज क्या है। अब जितने भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो तो उससे ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अब जीन पर अगर हम जाएं तो जीन जब इनकोड होती है तो उससे क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होता है तो प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अगर जीन डिफेक्टिव है तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। अब कौन सी प्रोटीन्स नहीं बनेगी? अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि फिनाइल एलानीन है तो क्या ये प्रोटीन है? नहीं, ये तो अमाइनो एसिड है। क्या ये टायरोसिन जो है ये प्रोटीन है? नहीं है। क्या ये एसीटोएसीटेट फ्यूमारेट जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स नहीं है। तो कौन सी प्रोटीन हैं जिनकी हम बात हो रही है? तो वो एंजाइम्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं। इसीलिए जब जीन के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो उससे डिफेक्टिव प्रोटीन यानी डिफेक्टिव एंजाइम्स की जनरेशन होगी। अब ये डिफेक्ट जो है ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब ये है कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो पार्शियली लॉस्ट हो जाए, और कंप्लीट डिफेक्ट का मतलब ये है कि एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाए, यानी या तो वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट है लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है वो पार्शियली लॉस्ट है। सो जितने भी अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करने उनमें सबसे पहले ये आपने बेसिक रूल याद रखना है कि इनके अंदर कोई भी इनका जो बेसिक काज है वो क्या होगा? वो एंजाइम के अंदर डिफेक्ट होगा। और एंजाइम के अंदर डिफेक्ट क्यों होता है? जीन की म्यूटेशन से। ठीक है, तो अब हमें एक जनरल काज पता चल गया कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनके अंदर किसी एंजाइम का डिफेक्ट होगा। अब हम आते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया पे कि ये जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है इसके अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव होगा। अब इसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले हम इसका बेसिक जो है वो मैकेनिज़्म डिस्कस कर सकते हैं कर जाते हैं कि कौन से एंजाइम जो है वो किस तरह इन्वॉल्व हैं। फिनाइल एलानीन से हम स्टार्ट करते हैं कहानी। जैसा कि आपको पता है कि फिनाइल एलानीन जो है ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। सो इट मीन्स इसकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस तो होगी नहीं। अगर हमें ये चाहिए तो हमें ये कहाँ से लेना पड़ेगा? डाइट से। सो हमने डाइट से फिनाइल एलानीन लिया है और अब बॉडी के अंदर ये जब आ गया तो अब इसका मेटाबॉलिज्म हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो फिनाइल एलानीन पर एंजाइम एक्ट करता है वो इस फिनाइल एलानीन को कन्वर्ट करवा देता है टायरोसिन के अंदर, और जो फिनाइल एलानीन है अब वो बन गया टायरोसिन। तो टायरोसिन का जो आगे मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल वही फिनाइल एलानीन का मेटाबॉलिज्म हो गया। सो इस रिएक्शन के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन चाहिए होती है और एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को कैटलाइज करे। सिंस दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन कैटलाइजिंग द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलानीन, सो दिस एंजाइम शुड बी कॉल्ड एज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। और ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज को एक को एंजाइम चाहिए होता है। वो को एंजाइम कौन सा है? BH4 टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन। टेट्राहाइड्रोबायोट्रिन। अब इस को एंजाइम की मौजूदगी के अंदर ये एंजाइम जो है फिनाइल एलानीन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है और उसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करा देता है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी इसमें से
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो इसका पार्ट बन जाता है सबस्ट्रेट का, जबकि दूसरा जो है वो रिलीज़ हो जाता है एज वाटर। वाटर में ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए? प्रोबेबली ये BH4 से आए हैं। और जब ये एक बार ये रिएक्शन होता है तो BH4 कन्वर्ट हो जाता है फिर BH2 के अंदर, और BH2 जो है वो GTP से भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये BH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमने अगर नेक्स्ट साइकिल में फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज को अपना एक्शन परफॉर्म, हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह अपना एक्शन परफॉर्म करे, तो उसको BH4 चाहिए ना कि BH2। जबकि एक साइकिल के बाद हमारे पास BH2 बच गया है, तो अब इस BH2 को BH4 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। उस के लिए इसकी रिडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं या 4 हैं, तो जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो बेसिकली हम रिडक्शन करवा रहे हैं, तो उसके लिए इसकी रिडक्शन ज़रूरी है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा कौन सा होगा? रिडक्टेज। और नाम के अकॉर्डिंग डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज। और ये NADH डिपेंडेंट है, यानी NADH जो रिड्यूस फॉर्म है को एंजाइम की, वो इसके लिए चाहिए होती है, उसी की मौजूदगी में ही ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। सो ये जो साइकिल है इस तरह रिपीट होता रहता है, और जो भी फिनाइल एलानीन हमारे पास बॉडी के अंदर आ रही है तो वो जो है टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। अब टायरोसिन जो बन गया तो ये मुख्तलिफ पाथवेज में जा सकता है। एक पाथवे ये है कि ये फाइनली कन्वर्ट हो जाए एसीटोएसीटेट और फ्यूमारेट के अंदर। एक और पाथवे इसका ये है कि इसकी हाइड्रोक्सीलेशन हो टायरोसिन की, और ये डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन बनाए और फाइनली कैटाकोलामीन्स की सिंथेसिस करवाए। कैटाकोलामीन्स की सिंथेसिस करवा सकता है टायरोसिन, एसीटोएसीटेट और फ्यूमारेट की सिंथेसिस करा सकता है। इसी तरह एक और पाथवे के थ्रू ये मेलानिन पिगमेंट की भी सिंथेसिस करवाता है। सो ये मुख्तलिफ पाथवेज के अंदर एंटर हो सकता है। अब जो फिनाइल एलानीन हमारे पास आया था तो ये मैंने कहा कि भाई ये इस तरह जाता है, लेकिन ये इसका एक और पाथवे भी ये है कि फ़िनाइल एलानीन कन्वर्ट हो फिनाइल पायरोवेट के अंदर, और फिनाइल पायरोवेट कन्वर्ट हो फिनाइल एक्टेट और फिनाइल एसीटेट। एक फिनाइल एक्टेट है और एक फिनाइल एसीटेट है, ये हैं फिनाइल कीटोन्स। लेकिन नॉर्मली जो हैं इनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जब भी फिनाइल एलानीन आया है तो अब वो इधर भी जा सकता है तो इधर भी जा सकता है, तो किस तरफ जाएगा? तो ये वाला स्टेप जो है ये कमज़ोर है। ये रूल है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबा लेता है, लेकिन ये वाला स्टेप जो है वो समझें ताकतवर है इस एंजाइम की वजह से। जब तक ये एंजाइम मौजूद है ये फिनाइल एलानीन को इस तरफ जाने ही नहीं देगा, वो उसको इधर ही लेकर आएगा। जैसे ही ये एंजाइम ख़त्म हुआ तो वो उस तरफ भी जा सकते हैं। सो ये बेसिक मैकेनिज़्म था कि ये काम किस तरह कर रहा है। अब हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला सिनेरियो ये है कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। इट मींस कि उस जीन के अंदर डिफेक्ट आया है जो इस एंजाइम की सिंथेसिस करवा रही है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आई है, तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी हो गई। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि जी टायरोसिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि टायरोसिन जो है ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है। फिनाइल एलानीन इसेंशियल है और टायरोसिन जो है ये इस इसेंशियल अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर इसकी सिंथेसिस हो रही है, सो इट मीन्स ये नॉन इसेंशियल है। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि फ़िनाइल एलानीन हर वक्त मौजूद रहे। अगर फ़िनाइल एलानीन नहीं है तो टायरोसिन बनेगा बॉडी के अंदर नहीं। सो फ़िनाइल एलानीन की डेफिशिएंसी के केस में टायरोसिन भी इसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाता है। तो पहला सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा? क्या फिनाइल एलानीन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं। जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? क्या फिर एसीटोएसीटेट इससे बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। क्या ये फ्यूमारेट इससे बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। दूसरा यह कि जब टायरोसिन नहीं होगा तो क्या उसकी हाइड्रोक्सीलेशन से कैटाकोलामीन्स बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। कैटाकोलामीन्स जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं,
ठीक है, कैटाकोलामीन्स न्यूरोट्रांसमीटर है। इसी तरह अगर टायरोसिन नहीं होगा तो क्या इस पाथवे में टायरोसिनेज के एक्शन के नतीजे में और फिर फर्दर आगे स्टेप्स के एक्शन के नतीजे में मेलानिन बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। सो क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी हमारी कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन हम डाइट से अगर फिनाइल एलानिन ले रहे हैं तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन अकोमुलेट होता रहेगा, और जब वो इस पाथवे में एंटर नहीं हो सकेगा तो फिर दूसरा पाथवे कौन सा बचता है, इधर, तो वो फिनाइल कीटोन्स की प्रोडक्शन करवाएगा। सो क्लिनिकल पिक्चर अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले कि ये आगे नहीं जा रहा तो फिनाइल एलानिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, हाइपर फिनाइल एलानीमिया, इस कंडीशन को कहेंगे हाइपर फिनाइल एलानीमिया। दूसरी कि जब फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ गया तो इस तरफ तो जा नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा, फिनाइल कीटोन्स की तरफ। फिनाइल कीटोन्स जब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ये यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाते हैं। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, और इसीलिए इस डिजीज़ का नाम भी ये है कि फिनाइल कीटोन यूरिया। इसके अंदर फिनाइल कीटोन्स की प्रोडक्शन होती है और वो यूरिन के अंदर अपीयर होते हैं, इसलिए फिनाइल कीटोन यूरिया। जब फिनाइल कीटोन यूरिया यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाते हैं तो उसको एक कैरेक्टरिस्टिक यूरिन की एक स्मेल हो जाती है, मस्टी ऑर्डर। मस्टी ऑर्डर में अगर आपको बताऊं कि जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती हैं तो जो सर्दियों वाले कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल रज़ाई हो गई और जैकेट वगैरह, ये पैक करके कहीं रख दिए जाते हैं, तो नेक्स्ट सीज़न जब सर्दियों का आता है अगर आप उसको निकालें तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है, उसको हम मस्टी ऑर्डर कहते हैं, जो कि इस बात की इंडिकेशन होती है कि फंगस प्रेजेंट है। फंगस की इंडिकेशन होती है एक मस्टी ऑर्डर स्मेल। तो ये फिनाइल कीटोन जब यूरिन के अंदर आते हैं तो यूरिन की भी वो मस्टी ऑर्डर हो जाती है। सो दो चीज़ें हो गई, पहला तो फिनाइल एलानिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा, हाइपर फिनाइल एलानीमिया। दूसरा ये कि फिनाइल कीटोन्स यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाए, फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसकी वजह से उसकी मस्टी ऑर्डर हो गई। तीसरा ये कि टायरोसिन जो है वो कम हो जाएगा। जब टायरोसिन कम होगा तो क्या कैटाकोलामीन्स बनेंगी? नहीं बनेगी। कैटाकोलामीन्स जो हैं ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। इस मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन जो इनका है वो ख़त्म। सो उससे क्या होगा, उससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, डेवलपमेंटल डिले होगी, और उसका आईक्यू लेवल जो है वो भी कम होगा। और वो इसके जो फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली ही कोई बंदा ऐसा होता है जिनका आईक्यू लेवल 50 से ऊपर हो। नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी 85 से 115 की रेंज के अंदर होता है, लेकिन फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट्स जो हैं इनके रेयरली 50 से ऊपर जाता है, तो उनका आईक्यू बहुत कम होता है। इसके साथ साथ माइक्रोसेफेली, हेड साइज़ उनका जो है वो कम होता है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर कब हैं। तीसरी और चीज़ कि टायरोसिन जब कम है, एक तो कैटाकोलामीन्स नहीं बनी, क्या मेलानिन बनेगा? नहीं बनेगा। जब ये पिगमेंट है, जब पिगमेंट नहीं बनेगा तो कंडीशन क्या होगी, हाइपोपिगमेंटेशन। उसकी वजह से क्या क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जब पिगमेंट कम है सो इट मीन्स जो हमारे हेयर हैं, हेयर को कलर पिगमेंट देता है, तो उनका कलर जो है वो फेयर हो जाएगा, ब्लैक होने की बजाय से वो फेयर हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा स्किन का कलर है, उस स्किन के अंदर भी मेलानिन है, होता है। जब मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन के अंदर मेलानिन कम होगा तो उसका कलर भी लाइट हो जाएगा। इसी तरह हमारा आइरस जो है तो उसके अंदर भी जो है वो हो जाएगी, हमारी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी, तो ब्लैक होने की वजह से वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू आइज़ जिसे हम कहते हैं, तो ब्लू आइज़ हो जाएंगी। तो ये पहला सिनेरियो था कि हमारे पास डेफिशिएंसी है इस एंजाइम की, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो उससे हुआ क्या, हाइपर फिनाइल एलानीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया मस्टी ऑर्डर, कैटाकोलामीन्स की कम है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसेफेली, इंटेलिजेंस कोशेंट उसका कम होगा, हाइपोपिगमेंटेशन, फेयर हेयर, लाइट स्किन कलर, ब्लू आइज़, और इससे स्किन कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है। और इन ऐसे लोगों को फोटोफोबिया होता है और इनकी वीएन भी ब्लड होती है। वो मैकेनिज़्म मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह होता है। अब हम पहले मैं दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लूँगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पास इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज।
अब अगर डाईहाइड्रोटेरिडीन रिडक्टेज की डेफिशिएंसी है तो क्या BH2 जो है BH4 के अंदर कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। सो इट मीन एज अ रिज़ल्ट BH4 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो BH4 जिन जिन एंजाइम्स को को एंजाइम के तौर पे चाहिए वो सारे के सारे एंजाइम डिसफंक्शनल हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई को एंजाइम किसी एंजाइम के साथ लगा हो तो वो उसका इसेंशियल पार्ट होता है। अगर वो को एंजाइम नहीं है तो उसका फंक्शन भी नहीं है। सो जब कभी BH4 की डेफिशिएंसी होगी तो जितने भी एंजाइम्स को BH4 चाहिए उन सब की डिसफंक्शन हो जाएगा। कौन कौन से एंजाइम है? 3 एंजाइम है, यहाँ आप डिस्कस करना। एक तो यही है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, दूसरा ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। एक और एंजाइम इसमें है ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, इसको भी BH4 चाहिए, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को भी BH4 चाहिए और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को भी BH4 चाहिए। यहाँ से आप रफ आइडिया लगा रहे हैं कि जितने भी यहाँ हाइड्रोक्सिलेज हैं तीनों हाइड्रोक्सिलेजेस को BH4 चाहिए। तो इन तीनों हाइड्रोक्सिलेजेस का फंक्शन डाउन, जब इसका फंक्शन गया टायरोसिन नहीं बनेगा, जब इसका फंक्शन गया कैटाकोलामीन्स नहीं बनेगी। इसी तरह ट्रिप्टोफैन का फंक्शन जब जाएगा तो उससे फाइनली सीरोटोनिन नहीं बनेगा। सीरोटोनिन जो है ये भी बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ट्रिप्टोफैन उसको कन्वर्ट कराता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कराएगा 5 पोजीशन पे, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन और ये सीरोटोनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? कि बिल्कुल वही क्लिनिकल पिक्चर होगी जो इस केस में हुई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ मैकेनिज़्म डिफरेंट है। सीरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसके इफ़ेक्ट्स भी वही होंगे जो कैटाकोलामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुए थे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और IQ प्रॉब्लम्स जितने भी हैं। अब मैं आता हूँ इनके मैकेनिज़्म को डिस्कस करने की तरफ कि कौन सी जो कंडीशन है वो किस वजह से होती है। कुछ कंडीशन तो है सिंपली बहुत इजी है, यहीं से कर लेते हैं हम कि अब हमारे पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है या BH4 नहीं है। उस केस में होगा क्या? फिनाइल एलानिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ गया। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या हुई? हाइपर फिनाइल एलानीमिया, हाइपर फिनाइल एलानीमिया। ओके, दूसरी चीज़ क्या हो कि जब फिनाइल एलानिन का लेवल बढ़ गया, इधर तो वो जा नहीं रहा तो वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो उसने जाना है, तो वो इधर जाएगा। फिनाइल पायरोवेट, फिनाइल एक्टेट और फिनाइल एसीटेट फिनाइल कीटोन्स प्रोड्यूस करवाएगा, और जब फिनाइल कीटोन का लेवल बढ़ेगा वो यूरिन के अंदर अपीयर होने लग जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? फिनाइल कीटोन यूरिया। तो दूसरा क्या हो गया? फिनाइल कीटोन यूरिया। तीसरा क्या होगा कि टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब टायरोसिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या मेलानिन बनेगा? नहीं। तो हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन जब हाइपोपिगमेंटेशन होगी उससे क्या होगा? फेयर हेयर, लाइट स्किन कलर और ब्लू आइज़। ठीक है, जब हाइपोपिगमेंटेशन होगी इनमें मैंने कहा था कि ये तो आपको पता है कि पिगमेंट कम होगा तो आइरिस का कलर भी है जो वो भी ब्लैक नहीं होगा, वो ब्लू हो जाएगा। इसी तरह लाइट स्किन का कलर भी लाइट हो जाएगा, ब्लैक नहीं रहेगा। फेयर जो हेयर है हमारे उनका कलर भी फेयर हो जाएगा। दो चीज़ें और होती हैं हाइपोपिगमेंटेशन की वजह से कि स्किन कैंसर का चांस बढ़ जाता है, वीएन इनकी जो है वो ब्लड हो जाती है, और इसी तरह इनको फोटोफोबिया होता है, यानी सनलाइट जो है वो हर्ट करती है इनकी आइज़ को। अब स्किन कैंसर किस तरह होता है? सबसे पहले मैं बताता हूँ स्किन कैंसर। लेट्स सपोज ये है हमारी स्किन और ये है सन। तो सन से आ रही हैं हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं। स्किन के अंदर जब मेलानिन होता है तो वो मेलानिन जो है वो इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को डीएनए डैमेज करने से रोकता है। मेलानिन एब्जॉर्ब कर लेता है इनको, और इस तरह जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का डैमेज है वो नहीं हो पाता नॉर्मल अगर प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में मेलानिन है ही नहीं। जब मेलानिन नहीं है तो क्या सनलाइट से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो डीएनए डैमेज करने से रोक पाएगा?
ज़ाहिर सी बात है नहीं रोक पाएगा, और जब वो उसको डीएनए डैमेज करने से नहीं रोक पाएगा तो एज अ रिज़ल्ट स्किन कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि उनकी ब्लड विजन। ब्लड विजन का क्या मतलब है कि अगर मैं आई ड्रा करूं, लेट्स सपोज ये है हमारी आई है और ये रेटिना है, यहाँ पर है हमारा लेंस, रफ सी बना रहा हूँ, और ये है हमारा आइरस और ये है प्यूपिल। जब नॉर्मली लाइट जब पास करती है कॉर्निया से और फिर प्यूपिल से, लेंस से, और यहाँ पर जाके एक स्पॉट बनता है, फाइन स्पॉट। अगर आप रेटिना का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वो 10 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें पहली लेयर जो होती है वो होती है पिगमेंट एपिथेलियम की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेयर है। पहली लेयर जो है वो होती है पिगमेंट एपिथेलियम, यानी उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यही मेलानिन। दूसरी लेयर के अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। तो जब यहाँ से आ रही है लाइट इधर से, तो ये क्रॉस करती जाएगी, यहाँ स्टिमुलेट करेगी रॉड्स एंड कोन्स को, और वही जो हैं फिर यहाँ से आगे सिग्नल जनरेट करते जाएंगे और फाइनली ब्रेन तक जाते हैं और हमें चीज़ें नज़र आती हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जब लाइट यहाँ पर आती है तो जितनी लाइट ने रॉड्स एंड कोन्स को स्टिमुलेट करना होता है वो तो कर देती है, बाकी लाइट जो है वो पिगमेंट एपिथेलियम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। पिगमेंट एपिथेलियम उससे नेक्स्ट लेयर है, तो जितनी लाइट यहाँ से आगे जाती है यहाँ पर मौजूद मेलानिन पिगमेंट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो लाइट वहीं ख़त्म हो जाती है। अब इस केस में क्या, इस केस में ये है कि मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी है, तो जो लाइट यहाँ से आएगी क्या मेलानिन उनको एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं, तो वो आगे जाएगी। जब आगे जाएगी तो ये ओपेक है, यहाँ से लाइट पास नहीं कर सकती आगे स्क्लेरा से, ये ओपेक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकेगी। क्या करेगी, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ आएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ आएगी, फिर यहाँ, तो वो जो है इसी तरह अंदर टकराती रहेगी और एक स्पॉट ये, एक स्पॉट ये, एक ये, तो मल्टीपल स्पॉट्स बनेंगे, जिसकी वजह से जो विजन है वो सही तरह नहीं हो जाएगी और उसकी विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाएगी। नॉर्मली एक फाइन स्पॉट बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन अब वो लाइट का जो स्पॉट है वो इस तरह अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो टकरा रहा है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्पॉट्स बनते हैं, और जब मल्टीपल स्पॉट्स आई के अंदर इस तरह जनरेट हों तो विजन जो है वो क्लियर नहीं रहती, वो ब्लर्ड हो जाती है। दूसरी चीज़ भी समझ आ गई कि किस तरह इनकी विजन जो है वो ब्लर्ड होती है। पहली चीज़ थी कि स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। किस तरह बढ़ते हैं? पिगमेंट के कम होने की वजह से। यहाँ ब्लड विजन किस तरह होती है? पिगमेंट के कम होने की वजह से। ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम फोटोफोबिया पे, कि सनलाइट इनकी आइज़ को हर्ट करती है, उनको तकलीफ़ होती है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये लाइट जो है एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं, तो टकराई जा रही है, इसी वजह से उनको जो है वो लाइट हर्ट करती है, क्योंकि नॉर्मली लाइट एब्जॉर्ब होकर ख़त्म हो जाती है, इस केस में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, टकराई जा रही है, तो इसीलिए उनको इससे पेन होता है, तकलीफ़ होती है। तो तीसरी चीज़ क्या होगी? हाइपोपिगमेंटेशन, जिसकी वजह से फेयर हेयर, लाइट स्किन कलर, ब्लू ऑफ आइज़, स्किन कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लड विजन एंड फोटोफोबिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर थे हम 1 2 3, अब हम आते हैं यहाँ पर। जब टायरोसिन नहीं बनेगा इन सब केसेस में तो कैटाकोलामीन्स नहीं बनेगी। इसी तरह अगर BH4 की डेफिशिएंसी है तो उससे भी ये सारे फंक्शन इम्पेयर हो सकते हैं। सीरोटोनिन नहीं बनेगा, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बल्कि मैंने पीछे यहाँ लिखा ही हुआ है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिले, माइक्रोसेफेली, और ऐसे पेशेंट के अंदर रेयरली जो स्किन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है वो 50 से ऊपर जाता है। नॉर्मली होता है इस रेंज में 85 to 115, लेकिन इनका रेयरली 55 से ऊपर जाता है। सो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स वो हमारे पास अपीयर होने लग जाते हैं 1 साल के बाद, लेकिन 1 साल के तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो कोमा भी हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनें कि इसकी डेथ भी हो सकती है।
सो डायग्नोसिस इसकी अर्ली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इसको बर वक्त जो है वो ट्रीट कर सकें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है डाइटरी सोर्सेज से। तो इसकी डायग्नोसिस टाइम पर होनी चाहिए। जब ये जीन डिफेक्ट हुआ तो उस वक्त क्या था, पेशेंट जो था वो बेबी जो था वो हमारे फीटस था, यानी वो मदर के वोम के अंदर था। तो उस वक्त साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करता, और जैसे ही उसकी बर्थ होती है तब हम अगर फिनाइल एलानिन का लेवल चेक करें तो वो नॉर्मल होता है। हम फिनाइल एलानिन का लेवल ही क्यों चेक करें, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें अपीयर होने लगते हैं 1 साल तक, ठीक है। तो हमें अगर पहले डायग्नोसिस करनी है तो हमें यकीनन ब्लड के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल चेक करना पड़ेगा। बर्थ के टाइम पर फिनाइल एलानिन का लेवल नॉर्मल होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी अगर हम सोचें कि भाई जीन तो पहले का डिफेक्टिव है, तो इट मीन्स जो फीटस है उसके अंदर भी इसका लेवल बड़ा होना चाहिए, जाहिर सी बात है बड़ा होना चाहिए। तो फिर बर्थ पे नॉर्मल क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जो बेबी है वो अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है मदर से थ्रू प्लेसेंटा। बेबी का जीन डिफेक्टिव है, मदर का नहीं है, तो मदर का जो मेटाबॉलिज्म है सारा वो नॉर्मल है, जिसकी वजह से ये वाला जो है वो क्लियर होता रहता है। ये फिनाइल एलानिन जो है बेबी का ये क्लियर होता रहता है, मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ये कम होता रहता है, ये नॉर्मल रहता है, इसलिए बर्थ पे नॉर्मल होता है। और 24 to 48 आवर्स तक नॉर्मल रहता है। अगर हम प्रोटीन डाइट उसको दें तो 24 to 48 आवर्स उसको लगते हैं बढ़ने के अंदर। सो अगर आपने ब्लड के अंदर फिनाइल एलानिन का लेवल चेक करना है डायग्नोसिस के लिए तो 24 to 48 आवर्स के बाद करें। इस टाइम के बाद आप करेंगे तो उसका लेवल बड़ा होगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि इसको फिनाइल कीटोन यूरिया है। ट्रीटमेंट क्या है कि फिनाइल एलानिन की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो आप दें ही ना, क्योंकि उसके एंजाइम डेफिशिएंट हैं। तो नॉर्मली फिनाइल एलानिन तो प्रोटीन्स के अंदर होता है। अब क्या करें, फिर हम प्रोटीन की डाइट रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई इसको प्रोटीन जो है वो ना दो। इसी तरह हम BH4 देंगे, क्योंकि वो को एंजाइम हो सकता है ये एंजाइम जो है ये नॉर्मल वर्क कर रहे हों, लेकिन ये BH4 ना हो, तो हम BH4 को एंजाइम है उसके सप्लीमेंट देंगे। इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे थे यहाँ पर, ये कैटेकोलामीन और सेरोटोनिन बन रहा था, ये बन रहा है डोपा से, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन से, और ये बन रहा है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन से। तो ये दोनों अब डेफिशिएंट हैं, और टायरोसिन से ये बन नहीं सकता, ट्रिप्टोफैन से ये बन नहीं सकता, तो हम डायरेक्टली ये दे देते हैं डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन। जब हम ये दे देते हैं तो वो कैटेकोलामीन्स आगे जनरेट हो जाते हैं और सेरोटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनने लग जाते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह करेंगे, एक तो फिनाइल एलानिन की ब्रेक डाउन नहीं हो रही तो फिनाइल एलानिन ना दो। फिनाइल एलानिन नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर होता है, सो एज अ रिजल्ट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन लगा दो। इसके साथ साथ को एंजाइम दें कि हो सकता है अगर एंजाइम डेफिशिएंट एंजाइम डिसफंक्शनल हो को एंजाइम के ना होने की वजह से, तो वो उनकी डिसफंक्शन जो है वो दूर हो जाए। इसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये देते हैं डोपा और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन ताकि उनकी सिंथेसिस हो। देन एक लास्ट चीज़ है मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया। मैटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया का ये मतलब है कि ऐसी फीमेल पेशेंट है जिसको फिनाइल कीटोन यूरिया है और वो हो जाती है प्रेग्नेंट, तो उसमें जो हाई लेवल है फिनाइल एलानिन का ब्लड के अंदर, इट हैज़ टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट ऑन द डेवलपिंग फीटस एंड एम्ब्रियो। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट का मतलब यह है कि उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है फीटस की उसके अंदर वो खलल डालता है, वो सही नहीं डेवलपमेंट नहीं होने देता है। टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट का जनरल ये मतलब है। तो उससे होता क्या है, माइक्रोसेफेली, बेबी जब पैदा होगा तो उसका हेड साइज़ जो होगा वो नॉर्मल से कम होगा। इसी तरह कंजेनिटल हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसकी। सो ये जो डेवलपमेंट है, हेड की डेवलपमेंट, कंजेनिटल हार्ट की डेवलपमेंट, ये मोस्टली हो रही होती हैं फर्स्ट मंथ के दौरान। तो इट मीन्स इस दौरान उसको कोई खलल नहीं आना चाहिए, लेकिन फिनाइल एलानिन का लेवल तो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, कंसेप्शन से पहले, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम फिनाइल एलानिन के लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसका टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट ना हो। और ये जो इसकी ट्रीटमेंट है ये लाइफ लॉन्ग है, क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर आप
ये प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन को छोड़ते हैं, प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर वही होगा, क्योंकि अब एंजाइम डेफिशिएंट है, जीन म्यूटेटेड है, तो अब वो पूरी ज़िंदगी नहीं बनेगी, तो पूरी ज़िंदगी आपको ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है और इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ दें तो ये इतना डेंजरस है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और ये वाले नोट्स जो हैं ये मैं पेज जो है हमारा मेडिकोस कल्प्रिट्स का, उस पर मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ जा के ले सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया।